ड्राई फ्रूट्स से लेकर सेब, मार्बल से लेकर मशीनरी तक भारत में तुर्की के सामान का बहिष्कार चल रहा है। व्यापारी हो या खरीदार, लोग तुर्की, पाकिस्तान और चीन के सामान लेने से बच रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव और इसके बाद तुर्की का रवैया, इसने व्यापार को भी खासा प्रभावित किया है। अलग अलग व्यापार संगठन हो या कंज्यूमर हो, लोगों ने तुर्की से आए हुए प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने का फैसला किया है। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा तुर्की भारत में भेजता है, उसमें से मशीनरी शामिल है, कारपेट शामिल है, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस काफी ज्यादा शामिल है, जिसमें कि खासतौर पे ड्राई एप्रिकॉट हुए या फिर अंजीर हुए, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा एप्पल्स भी, टर्किश एप्पल्स जो हैं वो भी हैं। अलग अलग व्यापार संगठनों ने इन चीजों को फिलहाल बाइकआउट करने का फैसला किया है और इसका असर बाजार में साफ दिख रहा है। बाइकॉट तुर्की कैंपेन का असर अब बाजारों में भी दिख रहा है। एशिया की सबसे बड़ी सूखे मेवे की मंडी खारी बावली में तुर्की से आया ड्राई एप्रिकॉट कोई व्यापारी नहीं लेना चाहता। कुछ वर्षों में तुर्की के ड्राई एप्रिकॉट, हेजलनट और अंजीर ने भारतीय ड्राई फ्रूट बाजार में अच्छी पकड़ बना ली थी। देखो जी, जितने तक इंपोर्टर की बात हो रही है, तुर्की से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तुर्की से हम किसी तरह का बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करा, इसलिए हम तुर्की से इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी अब तेजी से बाजार से बाहर हो रहे हैं। जैसे हमें पता है जितना कि लाहौरी नमक हो गया और आपका छुहारा आता है पाकिस्तान से, तो मे भी उस चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि पीछे से जब हम ऑर्डर देते हैं तो पीछे से बताते हैं कि भाई छुहारा नहीं आ पा रहा है, लाहौरी नमक आ पा रहा है। तो वो एक दो चीज़ हैं जो हमें लग रहा है कि इफेक्ट वहाँ से पड़ा है। तुर्की से आयातित सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। आयातकों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और अब कश्मीर और हिमाचल के सेब को तरजीह दी जा रही है। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। इसके अलावा उदयपुर के मार्बल व्यापारी भी तुर्की के मार्बल का बायकॉट कर रहे हैं। भारत और तुर्की के बीच व्यापार करीब $10 बिलियन का है, लेकिन लोगों में तुर्की और चीन जैसे देशों को लेकर गुस्सा है और सामान खरीदने से पहले लोग जरूर पूछ रहे हैं कि माल आखिर किस देश का है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से करार सस्पेंड कर दिया है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं, हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गए हैं। दीपाली, वजह तो लगभग सबको पता है कि क्यों हो रहा है ये सब, लेकिन क्या करार था, क्यों सस्पेंड हुआ? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से मेरे सहयोगी रोहन ने भी एक ओवरऑल रिपोर्ट दिखाई ग्राउंड पर, किस तरह से लोग ना सिर्फ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बल्कि टर्की और अजरबैजान से जो कुछ सामान आ रहा है उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, जो कि राजधानी दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसने टर्की की एक यूनिवर्सिटी है इनूनू, इसके साथ MOU को सस्पेंड कर दिया है। ये जो जानकारी मिल रही है वो ये कि करीब करीब 1 साल पहले ये MOU साइन हुआ था दोनों यूनिवर्सिटी के बीच में, और अब जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए JNU की तरफ से इस करार को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि रद्द नहीं हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला इसके पीछे दिया गया है। साथ ही साथ ये जो MOU है उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि ये इस तरह से डिजाइन की गई थी कि जो टर्की के छात्र हैं वो देश में आ सके और जो भारतीय छात्र हैं उन्हें एक मौका मिले टर्की में जाकर वहां की एक्सपर्टीज और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने का। इसी लिहाज से दोनों देशों के बीच में, दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में ये एक अहम MOU हुआ था, लेकिन अब इसे सस्पेंड किया जा चुका है। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और पाकिस्तान से यारी तुर्कियों को भारी पड़ती दिख रही है। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की ओर से बयान आया है। मेक माई ट्रिप ने कहा है कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 60% की कमी आई है, जबकि पहले से जो बुकिंग की गई थी उसके कैंसिलेशन की दर 250% तक बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का पाकिस्तान को साथ देने की वजह से
मेक माई ट्रिप ने इन दोनों डेस्टिनेशंस के लिए चलाए जा रहे ऑफर्स और प्रमोशंस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति है। इस बीच पाकिस्तान ने 21 दिन से बंधक बनाए रखे बीएसएफ जवान को वापस लौटा दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसमें लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान पर हमला भले ही रुक गया हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह के सफल रहा, उस सफलता का जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने दिखाया कि देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस बीच आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में सभी मंत्रियों ने एक सुर से ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उसकी सफलता के लिए सेना को बधाई दी, उसके कुशल नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। और पूरे कैबिनेट की बैठक में ताली मेज थपथपा करके प्रधानमंत्री मोदी और सेना को यहाँ पे बधाई दी गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री शामिल थे। तो इस बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात की समीक्षा की गई और आगे किस तरह से एहतियात बरतना है, इस पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए। ये कि राष्ट्रपति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले, इनके साथ तीनों सेना के प्रमुख थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने भी सेना की बड़ी तारीफ की ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक करने के लिए। और इन सब के बीच वहाँ पे जम्मू कश्मीर में शोपियां में वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन वहाँ पे जारी है। इन सब के बीच एक और अच्छी खबर ये निकल कर आई कि 21 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत के बीएसएफ जवान थे, जो गलती से सीमा पार कर गए थे, पाकिस्तान उन्हें बंधक बना रखा था, अब उन्हें सकुशल छोड़ दिया है। उनको किसी भी तरह का कोई टॉर्चर या उनके शरीर पर किसी भी तरह के कोई नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं आई। ये अच्छी बात है। बदले में पाकिस्तान का एक रेंजर जो भारत में आ गया था, पाकिस्तान के रेंजर को भी भारत ने छोड़ दिया है। ये सारा आवागमन जो है कह सकते हैं अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है वहां से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। पूर्णम शॉ आज अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। पूर्णम पिछले 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में थे। पीके शॉ 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान चले गए थे, तब पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में वो चले गए थे। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद इन्हें छोड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 13 मई से 23 मई तक देश भर में निकलने ये यात्रा, इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। आज लखनऊ में सीएम योगी और देहरादून में सीएम धामी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर में सीएम मांझी ने भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की। लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश हाई नजर आया। यात्रा में पहुंचे सीएम योगी ने भारत माता की जय के नारे लगाए और जमकर दुश्मनों पर गरजे। उन्होंने कहा कि आज का भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और लोगों के साथ भारत की जीत का जमकर जश्न मनाया। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक
जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इधर कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। ये सेमीकंडक्टर यूनिट यूपी के जेवर में लगाई जाएगी। जो भारत का 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। के इस फैसले पर डिटेल समझते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताएं इस सेमीकंडक्टर यूनिट के बारे में। सरकार देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन भी बनाया हुआ है, जिसके तहत अब तक 5 प्रस्तावों को मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है और आज कैबिनेट ने 6ठे प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। फॉक्सकॉन और एचसीएल के बीच में जेवी से बनने वाले इस डिस्प्ले प्लांट को मंजूरी दी गई है। ये उत्तर प्रदेश की जेवर के अंदर बनेगा। इसके बनने के बाद 360 लाख चिप्स का उत्पादन होगा। इन चिप्स का जो डिस्प्ले है वो खासतौर पर मोबाइल और टीवी के अंदर काम में आएगा। इससे 2000 नौकरियों का भी जनरेशन होगा और उसके साथ साथ ये प्लांट 2027 तक बन करके तैयार भी हो जाएगा। तो उसके बाद काफी ज्यादा जो डिस्प्ले चिप्स है उसको बढ़ोतरी जो है देश के अंदर मिलेगी। महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से अच्छी खबर आई है। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल में थोक महंगाई दर 2.05% से घटकर 0.85% पर पहुंच गई है। इस दौरान थोक महंगाई दर 4.66% से घटकर 2.55% हो गई है। आलू की थोक महंगाई -6.77% से घटकर -24.30% पर चली गई है, जबकि प्याज की थोक महंगाई दर 26.65% से घटकर 0.20% हो गई है। सब्जियों की थोक महंगाई -15.88% से घटकर -18.26% पर पहुंच गई है। अनाज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, अंडे, मांस, मछली की थोक महंगाई भी घटी है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज का बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 182 पॉइंट चढ़कर 81,381 पर और निफ्टी 89 पॉइंट चढ़कर 24,667 पर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। बाकी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली बाजार में आज लोअर लेवल से हमें एक रिकवरी तो देखने को मिली। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए मिडल पैक में अच्छा खासा इजाफा आज हमें देखने को मिला था। डिफेंस शेयर तो काफी लंबे टाइम से ही जोरों शोरों से बना हुआ है। टाटा स्टील की बात करी जाए तो करीब करीब 4% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस 3%, बीएल की बात करी जाए तो 3%, हिंडाल्को में भी करीबन 3.25% का अपसाइड आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में टाटा मोटर्स नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। कोटक महिंद्रा बैंक 1% की कमजोरी, सिप्ला एट द सेम टाइम करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और एशियन पेंट्स में भी करीबन 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। अगर बात करी जाए आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तो रेलवे पैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। आरबीएनएल में करीबन 0.5% का इजाफा, सेल करीबन 6%, आदित्य बिरला कैपिटल 7% और कोचिन शिपयार्ड में करीब करीब 8% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में जुबिलेंट फूड वर्क 1.25% की कमजोरी, एस्ट्रल 1.5%, एसआरएफ में करीबन हमें 2% का डाउनसाइड देखने को मिला। इसके नंबर्स आए थे परसों, उसके बाद ये रिएक्शन हमें लगातार देखने को मिला। पतंजलि में करीबन 2% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। बाजार में डिफेंस शेयरों का दबदबा कायम है। आज फिर शेयरों में जोरदार तेजी रही। क्यों नहीं थम रहे डिफेंस कंपनियों में रैली, बता रहे हैं कंचन नौटियाल।
जी डेफिनेटली। तो जो डिफेंस स्टॉक है अच्छी खासी जमकर रैली दिखा रहे हैं। अब तक का जो रेशियो है वो काफी शानदार हमें देखने को मिला है। मैदानी के नंबर्स देखे जाए तो 22% का रिटर्न यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है 6 मई से लेके अब तक। जीआरएसई इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर शानदार है, आज भी इसमें तेज उछाल है और साथ ही साथ तब से लेके अब तक इसने 22% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो 18% का उछाल यहां पे देखने को मिला है। भारत डायनामिक्स भी कहीं अछूता नहीं दिखाई दिया है, 16% के रिटर्न इसने भी कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टर्स को जो है जनरेट करके दिए हैं। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 15% के रिटर्न यहां पे आते हुए दिखाई दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 11% रिटर्न और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करी जाए तो 4.5% की तेजी हमें यहां पे भी देखने को मिली है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा बजिंग बना हुआ है, रिटर्न्स भी अच्छे खासे देते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद पीएम मोदी ने जो अपनी संबोधन में कहा था, उन्होंने बोला था कि जो इंडिजीनियस डिफेंस कंपनीज है उन्होंने यहाँ पे काफी बड़ा रोल प्ले किया है। जो उनके इक्विपमेंट्स है, जितने भी चीजें यूज हुई है, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑर्डर फ्लो को भी लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब डोमेस्टिक कंपनीज जो है वहां पे भी जो ऑर्डर्स है हमें अच्छे खासे आते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपनीज के नंबर्स की तरफ भी देखें तो नंबर्स हमें काफी शानदार देखने को मिले हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर आए थे, हालांकि हमें थोड़ा सा मुनाफा घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी के जो ऑपरेशनल नंबर्स है, मार्जिन 30% पे यहाँ पे डटकर खड़े हुए हैं। जीआरएसई के हमने नंबर्स देखे थे, नंबर तो यहाँ पे काफी शानदार देखने को मिले हैं। डबल से भी ज्यादा का जो मुनाफा है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन में भी करीब करीब 440 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हमने देखी है। तो ओवरऑल जो पूरा सेंटिमेंट बना हुआ, फंडामेंटल्स जो है काफी ज्यादा मजबूत है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बुलिश ही नजर आ रहे हैं। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा पड़ता दिख रहा है। निफ्टी की करीब 30 कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली की है। डिटेल्स बता रही हैं मिताली जैन। जी पिछले कुछ महीनों के ट्रेंड्स देखे तो जहां एफआईज कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स ब्लू चिप स्टॉक्स पे कंटिन्यूस बाइंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अप्रैल में हमने देखा कि ये ट्रेंड पूरा रिवर्स होता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बिकवाली ब्लू चिप स्टॉक्स में देखने को मिली। और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट का कहना है कि निफ्टी 50 के जो 75% स्टॉक्स हैं, यानी करीबन 39 स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने कॉन्स्टेंटली काफ़ी हैवी अमाउंट में सेलिंग करी है। बाकी बचे हुए काउंटर्स में थोड़ी बहुत हमें बाइंग भी देखने को मिली है। सेक्टर वाइज में बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर या स्पेसिफिकली बैंक्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि आईटी और मेटल में हमें कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। मैं स्टॉक वाइज अगर नाम लूँ तो सबसे ज़्यादा खरीदारी अप्रैल के महीने में जहाँ हुई है वो है आईसीआईसीआई बैंक, करीबन 6,500 करोड़ की बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो 5,000 करोड़, भारतीय एयरटेल 5,000 करोड़, आईटीसी में भी 4,500 करोड़ के आसपास बिकवाली, एक्सिस बैंक में देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में करी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी लिस्ट में शामिल है, सिप्ला, एसबीआई, एमएनएम, एसबीआई लाइफ, यहाँ देखेंगे 2,000-2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, काफ़ी हैवी अमाउंट्स और स्पेसिफिकली बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स ने करी। अब बाइंग की तरफ अगर मैं अपना रुख मोड़ूँ तो टीसीएस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है। 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास की बाइंग इन पर्टिकुलर काउंटर्स में देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ और जेएसडब्ल्यू स्टील भी यहाँ पे 400 से 500 करोड़ की बाइंग हमें अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा देखने को मिली है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जस्टिस BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को CJI पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई न्यायाधीश शामिल हुए। मौजूदा CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। मंगलवार को CJI संजीव खन्ना ने अपना कार्यभार न्यायमूर्ति BR गवई को सौंप दिया था। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं लेकिन अब तक कंफर्म टिकट नहीं मिला है तो अब आप समर स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में इस बार रेलवे ने रिकॉर्ड 15,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का
फैसला किया है। कौन से रूट पर चलेंगी ट्रेनें और कहां मिलेगी इन स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी डिटेल जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। समर वेकेशंस की शुरुआत हो गई है, सबको घूमने जाना है, लेकिन ट्रेन में टिकटों की मारामारी है। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, इस बार रेल मंत्रालय ने करीब 15,000 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पिछले साल 12,919 समर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस बार सबसे ज्यादा 5,000 ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा जीएमएस और डीआरएमएस से कहा गया है कि वो डेली मॉनिटरिंग के आधार पर जहां जरूरत दिखे वहां स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे। मंत्रालय रैक्स की उपलब्धता के हिसाब से फैसला लेगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने 12,900 ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियां चलाई थी और इस वर्ष हमारी योजना है कि 14,500 से अधिक ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन गाड़ियों का परिचालन पूर्व मध्य रेल द्वारा किया जा रहा है, जहां से कि 2,893 गाड़ियां चलेगी। यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैला हुआ जोन है। सेंट्रल रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से और नॉर्दर्न रेलवे से भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने समर स्पेशल गाड़ियों के परिचालन का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक समर सीजन में टिकट की मांग 30 से 40% तक बढ़ जाती है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा होता है और इनमें डायनामिक प्राइसिंग की जाती है। स्पेशल ट्रेनों की डिटेल जानकारी आप IRCTC की वेबसाइट से ले सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है। इससे भारत में कई सेक्टर्स को फायदा होगा। ब्रिटेन के साथ FTA से सिरेमिक प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया के रूप में चमकाने का कितना बड़ा अवसर मिलेगा, देखिए संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट। दूसरे देशों की तुलना में ब्रिटेन में भारत से निर्यात होने वाले सिरेमिक प्रोडक्ट्स बहुत ही कम हैं, लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मामला बदल सकता है। ब्रिटेन में मंदी के बावजूद भारत समेत पूरी दुनिया से सिरेमिक की डिमांड करीब 21,000 करोड़ की रही है। इसमें भारत का हिस्सा फिलहाल सिर्फ 7% है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा। यूके इकोनॉमी जैसे ही खुलेगी, इंप्रूव होगी, तो यहाँ से सिरेमिक एक्सपोर्ट का डबल हो जाने की गुंजाइश दिखती है। इंडियन सिरेमिक इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनोवेशन और कॉस्ट एडवांटेज। ब्रिटेन में सिरामिक का कोई प्लांट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारतीय सिरामिक प्लेयर यूके के लिए अलग से प्लान बना रहे हैं। यूके के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम उसके साथ एक मार्केटिंग जेवी करके हमारी जो टीम है वहां पर एक बड़ा प्लान कर रही है। आने वाले 3 साल में हम देख रहे हैं कि करीबन 50 करोड़ के ऊपर हम 3 साल में एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं और वो हम हासिल करके रहेंगे। भारत से ब्रिटेन में सिरामिक का एक्सपोर्ट तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ समूचे यूरोप में मेड इन इंडिया ब्रांड को पूरी तरह से प्रमोट करने का ये सुवर्ण अवसर होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। टैरिफ का टेंशन अब काफी कम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूके और चीन के साथ टैरिफ पर डील कर लिया और भारत के साथ भी डील का ऐलान कभी भी हो सकता है। ट्रेड डील में भारत को क्या फायदा होगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।